हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल और प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी। हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी। करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब चूंकि दोस्तों हिस्ट्री के मोस्ट वन टॉपिक से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे फैक्ट सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि के साथ साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, भारत में गुप्त साम्राज्य का तीसरा शासक था। हमारे एक सेंटेंस है दोस्तों, कई क्वेश्चन निकलते हैं और हम हर ट्रेंड से क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं, इसलिए आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछाता है। आप चले दोस्तों, जो महत्वपूर्ण उपाधियां हैं भारतीय शासकों को, उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यहाँ पे हमारी सीट लगा दी गई है दोस्तों। अगर आप इस सीट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो इस टॉपिक से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया भारतीय शासक के नाम, दूसरी तरफ उनकी उपाधियों के नाम। सबसे पहले बिंदुसार है दोस्तों, इनकी उपाधि कौन सी थी या इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो मित्रघात की, ये बार बार पूछा था, हाईलाइटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों अशोक, तो सम्राट अशोक ने देव नाम पिए व प्रियदर्शी, दो उपाधि इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछाता है। अगला दोस्तों समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने कीर्तांत परशु की उपाधि धारण की थी। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये सुपर है दोस्तों, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जो हमारा क्वेश्चन था, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे आप लोग, हर्षवर्धन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। वह कनिष्क ने दोस्तों देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अब इसी टॉपिक के साथ एक टॉपिक हमारा और जुड़ जाता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे एक सेट के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक तरफ दिया गया शासकों के नाम, दूसरी तरफ प्रसिद्ध उनके नाम। सबसे पहले क्या दोस्तों, औरंगजेब, जिन्हें जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जहांदार शाह, जिन्हें मुगल वंश के दोस्तों, इन्हें लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लंपट मूर्ख के नाम से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, जहांदार शाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहांदार शाह जो कि हमारा हो चुका है, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। फर्रुख सियर दोस्तों, जो मुगल वंश के घृणित कार के नाम से नहीं जाना जाता है, आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट है रफी उद्दराज, जिन्हें कठपुतली शासक के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह दोस्तों, इन्हें मुगल साम्राज्य का रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम, इन्हें शाह बेखबर, और बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से, यानी बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। पूरी तरह से आप लोग इस पॉइंट से प्रिपेयर रहेंगे। एक थोड़ा सा नोट देख लीजिए दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन भी कहा जाता है। इस पॉइंट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आपके एग्जाम में दोस्तों ये सभी वनडे एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चलते हम लोग आगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। आपका जीएस यानी जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, उसके बाद यूपी स्पेशल की बात की जाए तो स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप जुड़कर दोस्तों मैसेज कर सकते हैं।
सेकंड पीडीएफ हमारा बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का लगा हुआ है, जिसमें आपका पूरा जीके, आपका पूरा जीएस, पूरा विविध का चैप्टर, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। बाकी दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल व एस एग्जाम 2024 और एसएससी सीपीओ व एस एग्जाम 2024 का हम भी दोस्तों पीडीएफ अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। जितने लोग दोस्तों पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा दोस्तों आप थोड़ा सा इस पर इन्वेस्ट कीजिए, इनका प्रिंट आउट निकलवाने का प्रयास कीजिए, पंच कीजिए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए। आप जानते हैं कि एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो पूरी तरह से दोस्तों अच्छे खासे ढंग से रिवाइज करें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, हर वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है। एक सीट लगा दी है नीचे दोस्तों, अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। करेक्ट आंसर होगा भाग 3 में। अब चलिए इस सीट को हम लोग कवर करते हैं। ध्यान देंगे, एक एक सेंटेंस से हमारे कोई क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 कभी नहीं भूलेंगे आप लोग के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, इसलिए मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूँ। पीडीएफ एक ऐसी विषय वस्तु है जिससे आप जब चाहें दोस्तों आप अपने पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। अब चलिए 6 उन मूल अधिकारों को सबसे पहले कवर करते हैं। पुनः जितने ट्रेंड से और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सबको हम लोग दोस्तों कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा समानता का अधिकार, जिसका संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। फिर तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 व 24 में आता है। चौथा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित का, जो कि आप लोग जानते हैं अल्पसंख्यकों से संबंधित है, उनके हितों से संबंधित है, अनुच्छेद 29 और 30 में। लास्ट में है छठा मूल अधिकार, जिसे हम लोग संवैधानिक उपचारों के नाम से जानते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अब आगे चलिएगा दोस्तों, सारे आर्टिकल से जितने, क्योंकि आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, कोई भी आर्टिकल जितने इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हम लोग मिस नहीं कर सकते, उन सबको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 14 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे। अब ध्यान दीजिएगा, क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया आता है और आपके ऑप्शन यानी विकल्प में आर्टिकल दिए आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा रखा गया है, विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, और आपके विकल्प में आर्टिकल दिया आता है। लेकिन कभी कभी आपके दोस्तों क्वेश्चन में आर्टिकल दिया आता है, जैसे हमारा सेकंड पॉइंट है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे, और आपके ऑप्शन यानी विकल्प में कॉन्सेप्ट दिया आता है। तो दोनों तरफ से आप लोग रिवाइज रखेंगे ऐसे प्रश्नों को, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं पीडीएफ के बारे में फोकस करता हूं। तो सेकंड पॉइंट है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे। करेक्ट आंसर होगा धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के प्रतिशेष से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें दोस्तों प्रावधान किया गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 17 हाईलाइटेड, आप लोग जानते हैं बार बार पूछा आता है, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया। वह अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19, जिसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों प्रस्तावित की गई है, यानी प्रावधान किया गया है। 20 की बात की जाए तो अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। 21 में दोस्तों प्राणव दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। 21 का की बात की जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर आपका पॉइंट हो जाता है, इसमें प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976, ध्यान रखिएगा, के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य उस समय उनकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां कौन सा है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य हुआ, ये मूल कर्तव्य में रखा गया। और इसी को लाकर दोस्तों अधिकारी ने फंडामेंटल राइट्स में भी दे दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी प्रावधान कर दिया गया, जो कि दोस्तों आर्टिकल 21 का में रखा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया था। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। क्वेश्चन डायरेक्टली भी बनता है, 86वां संविधान संशोधन संबंधित है तो शिक्षा से है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 23 का संबंध बताना है, तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार के प्रतिषेध का निषेध किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 का संबंध दोस्तों, तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।
29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हम लोग पूरी तरह से बात कर चुके हैं। और 32 जो हमारा छठा मूलत का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट देखेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ध्यान देंगे दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें वर्णन है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें वर्णन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन डॉक्टरी पूछा था, ध्यान रखेंगे। वो कौन से आर्टिकल हैं या अधिकार हैं या अनुच्छेद हैं जो कि आपातकाल के दौरान दोस्तों निरस्त नहीं होते, निलंबित नहीं होते, समाप्त नहीं होते, तो अनुच्छेद 20 और 21 है, ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ वैसा एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, आपका एवरग्रीन ट्रेंडिंग क्वेश्चन टॉपिक रखा गया है। क्वेश्चन रख दिया गया है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, बांसुरी से है। वादक एवं वाद्य यंत्र आप जानते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसको कंप्लीट करने में लोग 2-2 घंटा दे देते हैं, ऑप्शन विकल्प बना बना के पढ़ते हैं, कभी याद नहीं हो सकते। इस तरह से एक सीट लगा दी है दोस्तों। अगर आप इसको रिवाइज रखते हैं और 1 मिनट में कर भी सकते हैं रिवाइज, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं होंगे, ना ही गलत होंगे। इसी में से पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या रखा गया है दोस्तों, पूरे सेट को हम लोग अपने सामने कर लेते हैं। ये है हमारा पूरा सेट दोस्तों। क्वेश्चन रखा गया है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, करेक्ट आंसर का बांसुरी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबको कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुद्दई महाराज और सफात खान, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि तबला वादक हैं। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर, विलायन खां और निखिल बनर्जी, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सितार वादक हैं। कोई भी ट्रिक लगा के, कॉमन सेंस लगा के, बार बार रट्टा मार के बेटर होगा। पीडीएफ लेकर अंडरलाइन लगा के दोस्तों आप इसको स्टोर रखिएगा। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, ये भी तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सरोद वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, गजानन राव जोशी जो कि चिकारा वादक हैं। हाल ही में जीडी आप लोग जानते हैं, इसी में से पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तोताराम शर्मा एक ही नाम ध्यान रखिए, पखावत से संबंधित है। यू कृष्ण एक ही नाम मेंडोलिन से संबंधित है। और अन्नपूर्णा देवी एक ही नाम ध्यान रखिए जो कि सुरभा से संबंधित है। इसको आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपका ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक से आया हुआ। भारत के महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य हैं, यहाँ पे मेले, उत्सव, त्यौहार सब कुछ एक साथ एक सेट में लगा दिए हैं। इस सीट को आप कवर रखते हैं, यहाँ से कभी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। क्वेश्चन रख दिया गया है हॉर्नबिल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया था, करेक्ट आंसर होगा नागालैंड में। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्यौहार, लास्ट में लोक नृत्य को भी सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया गया है। शुरू करते हैं दोस्तों पहले से। ओणम उत्सव जो कि केरल में मनाया जाता है, यहाँ आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव जो कि ओडिशा में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव मोस्टमार्ट नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाता है। गणगौर राजस्थान में, हरेला पर्व उत्तराखंड में, जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में, सांग महोत्सव हरियाणा में, शंगई महोत्सव मणिपुर में, उगादि पर्व कंबाला उत्सव ये कर्नाटक का, रण उत्सव आपका गुजरात का है। बिहुला महोत्सव बिहार का, फलेमिंगो त्यौहार मोस्ट इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश का, अंबुबाची त्यौहार असम का है। त्रिशूरपुरम उत्सव बार बार पूछा था केरल का, नववर्ष पुथांडु तमिलनाडु, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश और बिहू असम। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। छोटा सा एक और दोस्तों आप देख लीजिए सेंटेंस क्या क्या है, रासलीला, नौटंकी और चरकुला तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश, राउफ दमाली जम्मू कश्मीर, घूमर कालवेलिया राजस्थान, गिद्धा भांगड़ा धमाल पंजाब, गरबा डांडिया गुजरात, यशगान कर्नाटक, लाई हरौबा मणिपुर, बाउ यात्रा पश्चिम बंगाल, बिहू नट पूजा असम, रावतना सुवर्णचा कर्मा सैला छत्तीसगढ़, गढ़वाली कुमायूं उत्तराखंड। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपका एवरग्रीन टॉपिक है, आप जानते हैं। क्वेश्चन रखा गया है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। जो महत्वपूर्ण संगठन है दोस्तों, उनके संस्थापक, यहाँ पे स्थापना वर्ष भी हम कवर कर दें ताकि ये टॉपिक यहीं पे पूरी तरह से क्लियर हो सके। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हैं बराबर पूछ जाते हैं, सब कुछ इस सेट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है स्थापना वर्ष के साथ। क्वेश्चन रख दिया गया है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर हुआ सुभाष चंद्र बोस। अब एक तरफ संगठन के नाम, संस्थापक और स्थापना वर्ष। चलिए शुरू करते हैं हम लोग।
सबसे पहले आत्मीय सभा जिनके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, आप लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय इनके संस्थापक हैं। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा भी हाईलाइटेड है, देवेंद्र नाथ टैगोर इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। आर्य समाज सुपर है ही, स्वामी दयानंद सरस्वती इनके संस्थापक हैं। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, खुदाई खिदमतगार, इनके संस्थापक है खान अब्दुल गफ्फार खान। 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक बार बार पूछा था। सुभाष चंद्र बोस इनके संस्थापक है। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू इनके संस्थापक है। 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। होम रूल लीग बार बार पूछा था। एनी बेसेंट वहाँ तिलक इनके संस्थापक हैं। ये 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन के अली बंधु संस्थापक, 1919 में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। लास्ट टाइम मुस्लिम लीग बार बार पूछा था। आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में। संस्थापक हैं आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा। सस्पेंस के क्वेश्चन को भी हम पूरी तरह से डिफाइन कर देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा, पहला एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। 1951 ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा। पहले एशियाई खेल का आयोजन 4 मार्च से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली में किया गया। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। एशियाई खेलों में एशिया महाद्वीप के देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है, करंट से जोड़ा गया है। आगे देखिएगा, एशियाई खेलों का अगला सत्र 2022-23 में चीन के हांगझो नामक शहर में आयोजित किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल करंट से आ गया। और एशियाई खेल आगामी खेल प्रतियोगिता 2026 का आयोजन जापान के नोगोया सत्र में किया जाएगा। सब कुछ कलेक्ट कर दिए हैं। एशियाई खेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया के महाद्वीप के खिलाड़ी भाग लेते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन मानते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति से रिलेटेड टॉपिक हमारा आ चुका है, एक सेट नीचे लगी हुई है। इस सेट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा आप लोग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुई, जिसमें विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, सभी लोग जानते हैं। और उन्हें वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरित क्रांति का जन्मस्थान मैक्सिको है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में कृषि क्रांति के जनक और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब चलिए, जितने महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हैं दोस्तों, किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं, बार बार पूछा था, एक बार उनको भी प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रमुख कृषि क्रांति एवं उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार है। एक तरफ कृषि क्रांति के नाम, दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र के नाम। सुनिएगा दोस्तों, पहला हमारा हरित क्रांति जो रिलेटेड है खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति आपका अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। आगे बढ़ते हम लोग। कोई भी टॉपिक जो हमारा कोर ही टॉपिक हो दोस्तों, उसको भी हम लोगों को बिल्कुल भी दोस्तों इग्नोर नहीं करने हैं। नेक्स्ट है रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से। गोल्डन क्रांति दोस्तों फल उत्पादन से। भूरी क्रांति आपका उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये थे क्रांतियों से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या रखा गया है, केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका नियंत्रण है, केंद्र सरकार का। हर एक क्वेश्चन पे एक थिंक टैंक होता है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनते हैं, कोई कंफ्यूजन न रहे और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ कवर कर सकें। तो ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक हैं और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों में एक प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बुनियादी अंतर यह है कि केंद्र शासित प्रदेशों पर सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है, जबकि राज्यों में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए एक अलग सरकार होती है। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका शास्त्रीय नृत्य से उठा गया। क्वेश्चन पूछा गया है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कुचिपुड़ी दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह पूरे दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी को आधुनिक समय में लोकप्रिय बनाने का श्रेय लक्ष्मी नारायण शास्त्री को दिया था, ये नाम नहीं भूलेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार देख लीजिए, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मंजू भार्गवी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी। इन नामों को ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से, आप पॉलिटी से, किस टॉपिक से है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन संविधान के किस भाग में, तो भाग 4 में। इंपॉर्टेंट पार्ट में देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब आपका एक साथ कलेक्ट कर लिया गया है।
ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएस स्वीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। पॉइंट बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं। आगे देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण उच्छेद और प्रावधान इस प्रकार हैं। चलिए उनको देख लेते हैं, जितने इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं। पहला दोस्तों अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों तरफ से ध्यान रखिएगा, कैसे भी क्वेश्चन पलट के पूछा जाए। ग्राम पंचायत की स्थापना का इसमें प्रावधान किया गया अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन पलट दीजिए, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 40 में है। 44 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट से भी जुड़ा हुआ है क्वेश्चन, आप लोग जानते होंगे। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। सुपर क्वेश्चन है अनुच्छेद 48 का, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। 50 में बात की जाए तो कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथककरण का प्रावधान, और इनके 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। एक छोटा सा नोट देख लेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई, पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर दोस्तों, पाषाण काल से थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगाइएगा। इससे को हम सीट को रख दिए हैं, थोड़ा सा यहाँ से देख लेंगे तो क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को जो इग्नोर हो गए होंगे वो भी दोस्तों आप प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, नवपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तो कुल्हाड़ी का। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, बस इसको सही नजर से देख लीजिए। क्या है? लगभग 1200 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक फैला लौह युग एक परिवर्तनकारी काल था, जिसमें औजारों और हथियारों के लिए प्राथमिक सामग्री के रूप में लोहे का आगमन हुआ। अब पूरा ये 3 भाग हैं, आप लोग जानते हैं, जो है पहले पुरापाषाण, फिर मध्य, फिर नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की बात की जाए तो पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का समय था, जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। आप जानते हैं इसी में शुरू हुआ था। यह काल आधुनिक काल से दोस्तों 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्यपाषाण काल युग आया, जब मानव ने खेती करना आरंभ किया था। तो मानव ने खेती कब प्रारंभ किया था? मध्यपाषाण काल से। अगला है पॉइंट, अब मध्यपाषाण काल को देखेंगे दोस्तों। पुरापाषाण युग के पश्चात मध्यपाषाण काल आया, जिसमें उत्तरीय प्रस्तर का काल, जिसे दोस्तों उत्तरीय प्रस्तर काल भी कहा जाता है, जो लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक का काल है। मध्यपाषाण काल में पत्थर के बहुत छोटे औजार, पहले बड़े बड़े औजार शुरू हुआ, बाद में थोड़ा सा उसमें डेवलप हुआ। मध्यपाषाण काल के प्रमुख औजार फलक, खुरसन, त्रिभुजाकार, चंद्रकार जैसे कई सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे। नेक्स्ट है नवपाषाण काल की बात की जाए तो प्रागैतिहासिक काल का सबसे विकसित काल माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे, जिसका समय लगभग 7,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। विश्व भर में इस काल में कृषि कार्यों का प्रयोग मनुष्य ने शुरू कर दिया, इसमें खेतीबाड़ी शुरू हो गई, अर्थात अब मानव भोजन के लिए शिकार पर आधारित न रहकर उत्पादक बन चुका था, यानी मनुष्य अब खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन चुका था। कब? नवपाषाण काल में। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रेंडिंग टॉपिक है जो आपका क्वेश्चन रखा गया, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। जो खिलाड़ियों से एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं। तो एक सीट हम लगा दिए हैं, सब कुछ इसमें प्रिपेयर है, आप लोग दोस्तों रिवाइज कर सकते हैं। एक तरफ देखा विभिन्न खेल के नाम, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या के नाम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रग्बी फुटबॉल, जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल एक साथ है, क्योंकि तीनों के तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो, बेसबॉल दोनों में 9 खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल, वाटर पोलो, कबड्डी तीनों एक साथ है, क्योंकि 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा पोलो, जिसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक, एक बार ग्रीन टॉपिक से सब कुछ पूरी तरह से सेट में कवर है। क्वेश्चन रखा गया, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो सिक्किम है। कहाँ से आ गया? जनगणना से क्वेश्चन आ गया। तो जनगणना के जितने मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं सबको इस सीट में कवर किया गया है। इस सीट को कवर रखेंगे तो जनगणना से रिलेटेड आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना। पहला है A to Z सब कुछ डाला गया है। पहला है भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो पहले 1872 में लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। यानी पहले 1872 में जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, नियमित नहीं थी, नियमित हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जनगणना संघ सूची का विषय क्लियर रखेंगे, जिसका संविधान के अनुच्छेद 246 में है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर श्री चंद्रमौली थे। और दोस्तों जनगणना 2011 की आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे बढ़ते हम लोग, पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अगला पॉइंट क्या दोस्तों? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? तो 640। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो थाने, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग वैली, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज्यादा सबसे कम क्वेश्चन को एक साथ सेट कर दिया गया है, ताकि याद रखने में कठिनाई ना हो। नेक्स्ट है सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। नेक्स्ट
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य वो बिहार है और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान रखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के लिंगानुपात की बात की जाए तो 943 है, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943 है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14%, 65.46% महिला की है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों जीडी में भी भर भर के पूछे गए हैं। आगे चलते हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल है, सभी लोग जानते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य बिहार है, ये भी सभी लोग जानते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है और जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सभी लोग जानते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, पूरा सीट हमारा नजर आ जाए। क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, क्लियर कर लीजिए। और प्रधानमंत्री होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। भारत के संविधान में सरकार ने के संसदीय स्वरूप का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र कार्यकारी बना दिया गया है और वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है। जब कार्यपालिका का प्रधान नाम मात्र का प्रधान न होकर राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है तब हम उसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति भी वास्तविक कार्यपालिका का अच्छा खासा उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 74 ये नहीं भूलेंगे, प्रधानमंत्री के पद को स्थापित करता है। यों यह निर्दिष्ट करता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जो भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन रखा गया है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इसमें मिलेंगे जो कि सारे क्वेश्चन अधिकांश भर भर के दोस्तों जीडी में पूछे गए। 25 सेट का हमने पीडीएफ दिया था, 100% सक्सेसफुल गया। क्वेश्चन रखा गया, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लगे हुए हैं, कहाँ से, करंट से आए हुए, तो करंट के लगे हुए हैं। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए, सुपर क्वेश्चन करंट के कवर हो रहे हैं। पहला है, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, अजय बंगा को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए आप लोग नाम सुने होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, के नए महानिदेशक कौन बने, सुबोध कुमार हैं। और सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने, नितिन अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को। हाल ही में करंट रिलेटेड है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, 24 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता, हरियाणा ने। सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, भजन लाल शर्मा को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता, आलिया मीर हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ, हिरोशिमा जापान। एग्जैक्ट लोकेशन हिरोशिमा भी ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में यही आए इसलिए हम डाल देते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने, अनिल चौहान। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, नरगिस मोहम्मदी को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया, क्लाडिया गोल्डिन को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर स्वाति नायक को। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो गीता प्रेस गोरखपुर को किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। SAFF अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, भारत ने जीता है। नेक्स्ट, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता, तो जर्मनी। और इसी के साथ ध्यान दीजिएगा, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम तो बेल्जियम, यानी विजेता जर्मनी, विजेता बेल्जियम। नेक्स्ट, 4 क्वेश्चन सुपर एक साथ। पहला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी रिपीटेड है, NDA के नए महानिदेशक कौन बने हैं, सुबोध कुमार। संघ लोक सेवा आयोग आप लोग जानते हैं, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर मनोज सोनी। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक कौन बने, प्रवीण सूद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, सलमान रुश्दी को। 2023 में लिपजिम बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, मारिया स्टीपानोवा को। वह 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों प्रिपेयर रहेंगे, रिवाइज जरूर करेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा करंट से, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन एक साथ, ध्यान दीजिएगा। पहला है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किससे पहना गया, माधुरी पटेल को। नेक्स्ट, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, प्रियन सेन ने। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, नंदिनी गुप्ता ने। वह मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता, शनिस पलासियोस ने। आगे चलते हैं, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर पैगी मोहन को। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है, रक्की केज हैं। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो हमारा क्वेश्चन था। और वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है, 126वें स्थान पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है, 127वें। 2 क्वेश्चन एक साथ देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कारेज ने। लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर, 161वें स्थान पर सिलेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।